तो फिफ्थ सेमेस्टर ट्रिपल ई में आपका एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, जिसका पेपर कोड है 100502। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें आपका पेपर कोड 100502 है। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 की हम बात करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 हम लोग कंट्रोल सिस्टम का देख रहे हैं। तो मॉड्यूल 1 में जो जो आपके टॉपिक्स है वो यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड उसके एग्जाम्पल्स। तो देखो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बेसिकली जो कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे एक्चुएटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, टेकोमीटर हो गया। तो ये जो हमारे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनको हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे। एंड इसके साथ साथ हम लोग स्टेपर मोटर, पोटेंशियोमीटर, तो इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम। तो देखो मैथमेटिकल जो मॉडल होता है हमारा, तो इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेसिकली हम दो तरीके के मैथमेटिकल मॉडल की बात करने वाले हैं। तो जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल होता है उसमें सबसे पहले हमारा एक होता है इलेक्ट्रिकल मॉडल एंड एक होता है हमारा मैकेनिकल मॉडल। तो इलेक्ट्रिकल मॉडल में हम बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जैसे आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, तो इनकी मॉडलिंग की बात करेंगे। तो इन सर्किट्स को आप मॉडल करके एंड देन आप इसके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इसको डिफरेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू भी इसकी मॉडलिंग को आप शो कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि किसी भी चीज की मॉडलिंग करने का मतलब है कि आप उस चीजों को डिफरेंट तरीके से चीजों को दिखा सको। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल मॉडल में देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है तो उसकी ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे। एंड साथ ही साथ आप उस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को एज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हो विथ द हेल्प ऑफ मॉडलिंग। सेकेंड जो हम मॉडलिंग की बात करेंगे वो हमारा होगा मैकेनिकल मॉडलिंग। तो मैकेनिकल मॉडलिंग में भी हम लोग दो तरीके के मोशंस की बात करने वाले हैं। एक होगा हमारा ट्रांसलेशनल मोशन एंड एक होगा हमारा रोटेशनल मोशन। एंड आपको पता है कि जो रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस होता है, एंड ट्रांसलेशनल इज द लीनियर मोशन। तो हम लोग बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन में बात करेंगे इनर्शिया की, बात करेंगे फोर्स की, मास की, एक्सीलरेशन की, एंड इन सारे यूनिट्स को यहाँ पे हम कंबाइन करके जो हमारा इक्विवेलेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल हार्डवेयर एंड देयर मॉडल। तो देखो कंट्रोल हार्डवेयर एंड मॉडल का मीनिंग यहाँ पे है, जो भी आपको कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके पास डिवाइसेस होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड उसकी मॉडलिंग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो आता है आपका ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन के बारे में सबसे पहली बात देखेंगे कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है एंड हम लोग कैसे किस किस फार्मूला का यूज करके, किस किस मॉडल का यूज करके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का मॉडल देखोगे तो इलेक्ट्रिकल मॉडल का यूज करके आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, या फिर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ की हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, या फिर आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड इस ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग पोल्स, जीरोस, उसको भी देखेंगे कि पोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीरोस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की बात करने वाले हैं एंड ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। बिकॉज जो ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं एंड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हो, एमसीक्यू के फॉर्म में हो या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में हो। तो ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिग्नल फ्लो ग्राफ, एनी ब्लॉक डायग्राम एंड एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड दूसरी बात, ट्रांसफर फंक्शन में कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, उसमें आपको कोई एक इनपुट सिग्नल अप्लाई होगा। जैसे हमारे पास कोई कंट्रोल सिस्टम है एंड उसमें हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया एंड वह जो इनपुट सिग्नल है हमारा किसी वेव फॉर्म में, जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल मैंने अप्लाई किया, या मैंने रैंप सिग्नल अप्लाई किया, या फिर मैंने इंपल्स सिग्नल अप्लाई किया, एंड देन हम वहां से आउटपुट सिग्नल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अगर आपने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, देन वहां से आप आउटपुट सिग्नल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट, फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट। तो ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं इन केस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। एंड आपको पता है कि ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली फॉर टाइम इनवेरिएंट फंक्शन। टाइम इनवेरिएंट फंक्शन का मतलब होता है कि जो टाइम के साथ
वेरी ना करे, मतलब जो टाइम के साथ वेरी ना करे, वो टाइम इनवेरिएंट होता है। एंड टाइम इनवेरिएंट के साथ साथ आपका जो सिस्टम होना चाहिए क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो देखो बच्चे, लीनियर सिस्टम कैसा होता है, वह सिस्टम जो प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों को फॉलो करता है। अगर प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा तो वह सिस्टम हमारा लीनियर होगा, अदरवाइज सिस्टम हमारा नॉन लीनियर होगा। अगर दोनों में से किसी एक को फॉलो करेगा तो भी हमारा सिस्टम लीनियर नहीं होगा, तो भी हमारा सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब भी लीनियर की बात होगी तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी है एंड होमोजेनिटी है वो दोनों हमारा फॉलो होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टाइम वेरिएंट फंक्शन। एंड जो नेक्स्ट आपका है फीडबैक कंट्रोल। तो फीडबैक कंट्रोल में हम लोग देखने वाले हैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करेंगे। एंड क्लोज लूप सिस्टम में बेसिकली जो हमारा 90% जो सिस्टम होगा, 90% जो सिस्टम की आप स्टडी करोगे वह आपका निगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा। तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को भी हम लोग देखेंगे। बट जो बेसिकली आपका कंट्रोल सिस्टम में जो भी फीडबैक एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, जो भी फीडबैक पाथ आपको दिखेगा, जो भी फीडबैक सिस्टम दिखेगा वो आपका जनरली निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो फीडबैक सिस्टम को हम देखने वाले हैं एंड हम लोग फीडबैक सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड इसके साथ साथ इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक, जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है उसका क्या इफेक्ट होता है सिस्टम पे, उनको देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा बैंडविड्थ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगा तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरामीटर ऑफ वेरिएशन क्या होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो नॉइज होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो आपका है ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। देखो सिलेबस जो है ना आपका इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें टॉपिक्स अल्टरनेट दिया गया है। ये चीज आप ध्यान देखना। एंड आप सिलेबस देख रहे हो तो आपको समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे जो टॉपिक है ना वो सीरियल वाइज दिया नहीं है, यहाँ पे अल्टरनेट दे दिया है। जिसने भी सिलेबस बनाया है, जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो या फिर जो भी सिलेबस आपके डिजाइन किए हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, वह टॉपिक्स को यहाँ पे अल्टरनेट किए हुए हैं। देखो बिकॉज सबसे पहले आप अगर कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले पढ़ना होता है ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में। एंड देन आपको ट्रांसफर फंक्शन या जो भी टॉपिक्स है उसको डील करना पड़ता है। बट यहाँ पे देख रहा है कि आपको लास्ट में ओपन लूप एंड कंट्रोल सिस्टम टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बिकॉज टॉपिक वाइज किस लेवल में पढ़ना है, कैसे ऑर्डर में पढ़ना है हमको, तो वो चीजें आपको यहाँ से क्लियर होगी। बट सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सिमेट्रिकली व्यू से आपको नहीं देखना है ऑर्डर को। मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप पढ़ोगे तो पहले आप ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम पढ़ोगे, एंड देन आफ्टर आप पढ़ोगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, देन आफ्टर पढ़ोगे आप मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में। बिकॉज अगर ट्रांसफर फंक्शन ही नहीं पता होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग में आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। एंड देन आफ्टर दैट आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे ब्लॉक डायग्राम वगैरह ये सब चीजें पढ़ोगे। तो बट सिलेबस में आपका आगे पीछे है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो देखो ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम हम लोग देखेंगे कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है एंड क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, एंड उसके ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। एंड साथ ही साथ वहां पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम देखेंगे, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज आपके एग्जामिनेशंस में एक थ्योरी के क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है कि डिफरेंशिएट द ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको दोनों ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम को एक कंपैरिजन करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसकी पैरामीटर ऑफ वेरिएशन जो होगा वह कम होगा या ज्यादा होगा, किसका नॉइज कम होगा, किसका ज्यादा होगा। तो ये सारा चीज आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। एंड साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ फीडबैक सिस्टम भी हम लोग इसमें देखेंगे। जो अगर हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे हमारा इफेक्ट ऑफ फीडबैक सिस्टम क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ जो आपका बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ फीडबैक, तो जो भी फीडबैक्स होते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं।
जैसे बैंडविड्थ आपका इंक्रीज करेगा मतलब टाइम कम लगेगा, मतलब सिस्टम का जो टाइम है, किसी चीज को सिस्टम जल्दी से एग्जीक्यूट कर पाएगा, कम टाइम में एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं हमारे फीडबैक सिस्टम के, तो उन बेनिफिट्स की भी हम लोग बात करने वाले हैं। सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, गेन के बारे में बात करेंगे। गेन तो हमारा रिड्यूस हो जाता है, दैट इज नॉट द बेनिफिट ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, बट जो बैंडविड्थ होता है वो इंक्रीज होने की वजह से जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो आपका फास्ट होता है इन केस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम विथ नेगेटिव फीडबैक। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट आपको देखना है ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा को यहां देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा मतलब क्या है आपका, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की बात करेंगे, मतलब जिसकी हेल्प से हमको क्या करना होगा, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर आउटपुट टू इनपुट रेशियो को आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स आपके समिंग पॉइंट्स के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। एंड आपको क्या करना है, उस मल्टीपल ब्लॉक्स की जगह पे आपको उस सारे ब्लॉक को एक ब्लॉक से एक इक्विवेलेंट ब्लॉक से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। मतलब जो भी आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स लगे थे समिंग के साथ, समिंग पॉइंट के साथ, समर पॉइंट के साथ, तो सारे ब्लॉक्स को आप रिप्लेस कर दोगे एक पार्टिकुलर ब्लॉक के साथ। एंड वो जो पार्टिकुलर ब्लॉक होगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द ब्लॉक्स ऑफ कनेक्टेड इन दैट सिस्टम। देन आप वहां से क्या करोगे, उसके ट्रांसफर फंक्शन को भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होगा। अब देखो ब्लॉक डायग्राम के काफी सारे रूल्स होते हैं, मतलब 8 to 9 10 रूल्स है कि जब हमारे ब्लॉक्स कैस्केड में होंगे तो हमको कैसे उसका इक्विवेलेंट निकालना है। जब ब्लॉक्स हमारे पैरेलल कनेक्टेड होंगे समिंग के साथ तो हम कैसे उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। जब हमारा एक क्लोज लूप पाथ होगा, फीडबैक पाथ होगा, देन उसका इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन आप इन चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में बेसिकली आप लोग क्या देखने वाले हो, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमारा एक ग्राफिकल व्यू होगा किसी भी सिस्टम का। एंड उस ग्राफिकल व्यू के थ्रू हम लोग को वहां से टोटल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक ग्राफिकल व्यू होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सिस्टम का, चाहे वो हमारा ब्लॉक डायग्राम हो, चाहे वो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ हो, दैट विल बी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर सिस्टम। एंड आपको क्या करना है, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देख करके एंड वहां से उसकी ट्रांसफर फंक्शन लिखनी है। अब यहां पे सवाल आता है, सर ट्रांसफर फंक्शन हम काहे लिखते हैं। देखो ट्रांसफर फंक्शन आप लिख करके, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करके आप उस सिस्टम को अच्छे लेवल से एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने का सेंस क्या हुआ कि मान लो कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ध्यान से समझना, मेरे पास एक कोई सिस्टम है एंड मैंने उस सिस्टम में क्या अप्लाई किया, यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई किया, कोई कैसा सिग्नल अप्लाई किया इनपुट पे। एंड जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो सिग्नल के रिस्पॉन्स में हमको क्या मिल रहा है, सिग्नल का आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, तो वो चीजें आप देख सकते हो। एंड एट द एंड आपको ये समझना है कि अगर हम किसी पार्टिकुलर इनपुट को अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम में तो उसका नेचर कैसा होता है आउटपुट का। तो उस नेचर को हम लोग को स्टडी करने के लिए हम लोग जनरली ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ पे देखते हैं। एंड काफी सारी चीजें होती है, सिर्फ नेचर को स्टडी करना नहीं होता है, आपकी स्टेबिलिटी को भी देख सकते हो, क्या हमारा सिस्टम स्टेबल है, जो हमारा फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन का क्या वो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो उस सब चीजों को भी हम देख सकते हैं बाय द कैलकुलेटिंग ट्रांसफर फंक्शन। तो बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी हम लोग रूल पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करेंगे, लूप कैलकुलेट करेंगे एंड वहां पे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके एंड फिर हम लोग सारा कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। तो दैट विल बी द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो अगर आप कोई बच्चा इसको स्टडी करे तो स्टडी करने का जो बेहतर तरीका होता है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम पढ़ना है। एंड देन आफ्टर दैट आपको कहां पे जाना है, देन आफ्टर दैट आपको जाना है ट्रांसफर फंक्शन पे, देन आपको ट्रांसफर फंक्शन पे जाना है। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग देखनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग देखोगे। एंड उसके बाद आपको फिर क्या स्टडी करनी है, उसके बाद आपको पढ़ना है फीडबैक कंट्रोल के बारे में। एंड उसके बाद फिर आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड देन सिग्नल फ्लो ग्राफ को आप स्टडी कर सकते हो। तो इस ऑर्डर में पढ़ना है चीजों को, बिकॉज यही एक सही तरीका होता है चीजों को पढ़ने का कि हम चीजों को लिंक कर पाए।
अब जैसे देखो कोई बच्चा पढ़ेगा ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम पढ़ेगा, तो वो जब आगे बढ़ेगा तो वो ट्रांसफर फंक्शन को लिंक कर पाएगा कि अच्छा ये सिस्टम हमारा ओपन लूप है, इसका ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये आएगा, ये सिस्टम हमारा क्लोज लूप है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये आएगा। ठीक है, तो जब आप इंटरलिंक करोगे, एंड इंटरलिंक आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कुछ रेफरेंस होगा, एंड वह रेफरेंस जो है आपका वह क्या है, वैसा टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक से क्या करता हो, इंटरलिंक करता हो, दैट विल बी द रेफरेंस। तो ये चीजें आपको एक सही ऑर्डर पढ़ने का यही है। तो ये आपका जो मॉड्यूल 1 है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे यहां पे स्टडी करनी है। अब देखो जो नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल 2। तो बेसिकली मॉड्यूल 2 में हम लोग जो टॉपिक्स यहां पे स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। तो देखो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल में आप लोग पढ़ोगे जो हमारा बेसिक टेस्ट सिग्नल होता है, उनमें आता है जैसे हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये सिग्नल्स हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल होते हैं। जैसे u ऑफ t हो गया हमारा, r ऑफ t हो गया हमारा, h ऑफ t हो गया हमारा। तो ये सारे सिग्नल हमारे क्या है, तो ये सारे सिग्नल हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल है। या फिर हमारा पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, ये सारे क्या है, हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल है। तो आपको सिग्नल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो स्टेप सिग्नल है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, एंड उसका जो इक्वेशन आएगा वो कैसा हमको दिखेगा। एंड अगर आप स्टेप सिग्नल को लैप्लास डोमेन में ले जाते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। एंड स्टेप से ही आपका आता है यूनिट स्टेप सिग्नल। एंड आफ्टर दैट आप रैंप सिग्नल को देखोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे, एंड उसका इक्वेशन हमारा क्या आता है। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड साथ ही साथ इंपल्स रिस्पॉन्स को देखोगे। एंड आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि इंपल्स रिस्पॉन्स जो होता है वो बेसिकली हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेशन में भी यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल्स हम लोग देखने वाले हैं वो सारे क्या है, हमारे बेसिक सिग्नल्स हैं। एंड उसके बाद फिर आप देखोगे, उसके बाद फिर आप देखोगे टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं। तो देखो जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि मॉड्यूल 1 में जैसे आपको मैंने बताया कि जो भी हमारे टेस्ट सिग्नल होते हैं उसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इनपुट पे अप्लाई करते हैं। एंड जैसे ही आप सिग्नल को इनपुट पे अप्लाई करोगे तो आप आउटपुट की रिस्पॉन्स को एनालाइज कर पाओगे, आउटपुट की रिस्पॉन्स को आप देख पाओगे। तो आउटपुट की रिस्पॉन्स को एनालिसिस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग टेस्ट सिग्नल को इनपुट पे अप्लाई करें। तो इसलिए हम लोग टेस्ट सिग्नल को स्टडी करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जनरली देखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो इक्वेशन आएगा 1/s+1 आएगा। एंड जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को देखोगे तो आपके पास आएगा s² + 1। अब देखो ये इक्वेशन देख करके आपको लग रहा है जैसे 1/s+1, मैंने एक लैप्लास डोमेन में इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन देख के आपको लग रहा है कि कैसा है हमारा, तो सर ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें मतलब हमारे पास एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट मतलब d/dt या इंटीग्रेशन। जब भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की बात होगी मतलब d/dt या तो डिफरेंशिएशन होगा या तो वहां पे इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की बात करने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा s है, s का पावर कितना है 1 है सर, s का पावर कितना है 1 है। तो s का पावर 1 क्या इंडिकेट कर रहा है सर, s का पावर 1 इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वह फर्स्ट ऑर्डर है, हमारा जो सिस्टम है कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। एंड यहाँ पे आप दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है डिनोमिनेटर में।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आपको दिख रहा है कि कैसा है हमारे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इसकी ऑर्डर 2 है, मतलब इसका पावर जो हाईएस्ट है वो कितना है, तो 2 है। तो इसका पावर हाईएस्ट 2 होने का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। हो सकता है कि हमारे पास एक इंडक्टर हो एंड साथ में साथ कैपेसिटर हो। बट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मतलब इसका पावर 1, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, मतलब या तो इंडक्टर होगा या तो कैपेसिटर होगा, दोनों साथ में नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। बट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों हो सकता है। आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस पैरेलल में भी हो सकता है, आपका इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस भी हो सकता है। तो ये हमारा बेसिकली सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। एंड फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में देखोगे, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जैसे आपका पोटेंशियोमीटर होता है, तो पोटेंशियोमीटर भी हमारा क्या है, एक तरह का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। सॉरी, पोटेंशियोमीटर नहीं, जो आप टेम्परेचर मेजर करते हो, पोटेंशियोमीटर आपका जीरो ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियोमीटर हमारा कैसा है, तो जीरो ऑर्डर सिस्टम है। बिकॉज पोटेंशियोमीटर में इनपुट एंड आउटपुट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब वो हमारा कैसा है, जीरो ऑर्डर सिस्टम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जीरो ऑर्डर सिस्टम है। तो पोटेंशियोमीटर कैसा है, हमारा जीरो ऑर्डर सिस्टम है, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में जनरली हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को मेजर करोगे तो जनरली आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के थ्रू करोगे। बट जनरली जो हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को देखेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा, जैसे कि सिस्टम को एनालाइज करना, ठीक है, तो सारा प्रोसेस किसमें होगा, हमारा सेकेंड ऑर्डर में होगा। एंड सेकेंड ऑर्डर में हम लोग वेरियस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। वेरियस क्वांटिटी को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हम देखेंगे जीटा की वैल्यू, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड इसके साथ साथ हम लोग राइज टाइम देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग डिले टाइम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आप पीक टाइम कैलकुलेशन करोगे, पीक टाइम हमारा क्या होता है, टीपी, पीक टाइम। तो इन सारी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। एंड इसके साथ साथ अगर कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, मतलब देखो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है मतलब एक सिस्टम कैसा होगा, ओपन लूप होगा या क्लोज लूप होगा। सर बिल्कुल ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम होगा। जब भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात हो तो आपको समझ आना ही हमारा क्लोज लूप सिस्टम है विथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। बट जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात होगी तो इन सारी वैल्यूज को आपको देखना है। एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आप डिफरेंट टेस्ट सिग्नल अप्लाई करके उसकी आउटपुट के रिस्पॉन्स को देख सकते हो। कहने का मतलब आप डिफरेंट टेस्ट सिग्नल अप्लाई करोगे किसी पार्टिकुलर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे, तो उसका जो आउटपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा बनता है, क्या हुआ ओवर डैम्प है, क्या हुआ अंडर डैम्प है, क्या हुआ अनडैम्प्ड है। तो इन सारी चीजों को देख सकते हो एंड दैट विल बी द नेचर ऑफ आउटपुट। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर को कैसे स्टडी करने वाले हैं एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारा कंट्रोल सिस्टम में। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि सिस्टम फॉर स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट। स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, यूनिट स्टेप अप्लाई करके चेक करेंगे किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे या किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे, या फिर रैंप सिग्नल अप्लाई करके देखेंगे कि उसका आउटपुट का रिस्पॉन्स हमको कैसा मिल रहा है। जब हम किसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम में रैंप इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट पे रिस्पॉन्स क्या मिलता है, जब किसी हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे रैंप इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। यहाँ पे दो थ्योरम आती है हमारी कंट्रोल सिस्टम में, एक आता है आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड एक आता है आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है उनको हम लोग देखने वाले हैं एंड उसका एप्लीकेशन क्या है हमारा कंट्रोल सिस्टम में, वो हम क्यों यूज करते हैं, इन चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, जब टाइम की वैल्यू आपकी इनिशियल हो। टाइम की वैल्यू इनिशियल कब होगी, जब आपने टाइम को एज ए जीरो के अप्रोच किया होगा। मतलब टाइम जीरो को अप्रोच करना मतलब क्या, या तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा या जीरो से थोड़ा सा कम होगा, यही होगा।
तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों को देखेंगे, मतलब टाइम की वैल्यू अगर 0 से थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा हमको पॉजिटिव टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड थोड़ा सा नेगेटिव है तो हमको नेगेटिव टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा। बट इन केस ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम आप टाइम की वैल्यू को क्या करोगे, 0 रखोगे। जब आप टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका जो इसका डोमेन आएगा कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कहने का मतलब जो आपका ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम वाला पार्ट है, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में आप क्या करोगे, तो आप इस तरीके से देखोगे, लिमिट t approach to 0 f of t and that will equal to limit s approach to infinity s f of s। ठीक है, तो दैट विल बी द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। क्योंकि आप देख रहे हो कि टाइम की वैल्यू 0 है एंड टाइम की वैल्यू 0 है, मतलब एस की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। सिमिलरली हमारे पास आता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम में आप देखोगे लिमिट t अप्रोच टू इनफाइनाइट f ऑफ t, एंड इसको आप लिख सकते हो लिमिट s अप्रोच टू 0 s f ऑफ s। दैट विल बी द फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो आपको इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट भी देखना है कि हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम को एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम को। तो वही चीज यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है आपको कि आपको यहाँ क्या करना है, अप्लाई करना है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम को। एंड आफ्टर दैट डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बेस्ड ऑन टाइम रिस्पॉन्स। मतलब आप टाइम के डिफरेंट वैल्यू को दे करके इनपुट पे आप सिग्नल के आउटपुट को देखोगे किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे। तो टाइम के रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब हम यूनिट स्टेप टाइम अप्लाई करते हैं किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में तो हमको आउटपुट पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे स्टडी करोगे राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया। राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एंड ये जो है हमारा क्या देता है राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया, तो ये हमारा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करता है। राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया आपको हमेशा किसकी बात करेगा, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, मतलब बिल्कुल स्टेबल है या नहीं है। एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है कि अगर स्टेबल है तो कितना है, अगर कोई चीज स्टेबल है तो कितना है, दैट विल बी द रिलेटिव स्टेबिलिटी। एंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब है कि क्या सही में स्टेबल है या नहीं है, यस और नो। जहां पे यस और नो की बात हो, जहां पे स्टेबल है या नहीं है सिस्टम, दैट विल बी द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एंड जहां पे बात हो कि सिस्टम स्टेबल होगा इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हो सकता है नहीं भी हो सकता है, एंड दैट विल बी द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करता है। एंड इस राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया में हम लोग बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, 3 केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ जो आपका राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया है वह आपकी स्टेबिलिटी को बताता है, वह आपकी स्टेबिलिटी को बताएगा। एंड वह आपके टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस को बताएगा कि कितना पोल्स हमारा सिस्टम के राइट हैंड साइड में है, कितना पोल्स हमारा इस प्लेन के राइट हैंड साइड में है, कितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। कहने का मतलब जब आप राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया सॉल्व करोगे तो यहां पे जितने साइन चेंजेज होंगे, मतलब किसी फर्स्ट कॉलम में, अगर फर्स्ट कॉलम में जितने साइन चेंज होंगे आपको वह इंडिकेट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हैंड साइड। नंबर ऑफ साइन चेंजेस दैट विल इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हैंड साइड। एंड अगर आपको किसी सिस्टम का अगर मान लो ऑर्डर पता है, ऑर्डर मतलब क्या हुआ, उस सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी जो एस की हाईएस्ट पावर है दैट विल बी द हाईएस्ट ऑर्डर। अगर हाईएस्ट ऑर्डर पता है एंड आपने अगर निकाल लिया कि हमारा इतना रूट्स हमारा राइट हैंड साइड में है एंड दैट विल इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम। एंड जब आपने ये निकाल लिया देन आप ये फाइंड कर सकते हो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ रूट्स लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा। तो राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया की हेल्प से हम नंबर ऑफ रूट्स को फाइंड कर सकते हैं कि कितना हमारा रूट्स राइट हैंड साइड में है, कितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, या पोल्स कितने हैं। बट इसकी डिसएडवांटेज एक ये है कि आप बिल्कुल उसकी लोकेशन को जज नहीं कर सकते। आप किसी पोल्स की, किसी जीरोस की लोकेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो जो पोल्स है हमारा उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हाँ, बट ये बता देगा कि हमारा इतना पोल्स हमारा राइट में है, इतना पोल्स लेफ्ट में है, बट उसकी लोकेशंस को नहीं बताता है। कौन? राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया। देन आप
स्टडी करोगे रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस। रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम स्टेबल है, नहीं है। अगर स्टेबल है तो कितना स्टेबल है, अगर नहीं है तो कितना नहीं है, दैट विल बी द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी देखेंगे एंड उसके साथ साथ आप लोग रूट लोकस टेक्निक को यहाँ पे देखने वाले हो एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकी। रूट लोकस टेक्निक में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम कैसे रूट लोकस ड्रॉ करके एंड देन सिस्टम की स्टेबिलिटी को यहाँ पे शो करते हैं। एंड रूट लोकस में हम लोग डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कैलकुलेट करेंगे एंड इसके साथ साथ काफी सारे टर्म्स को यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो रूट लोकस के भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फॉर द टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। तो आपको ये मॉड्यूल 2 क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल 2 में हम लोग कैसे यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका मॉड्यूल 3 है। तो मॉड्यूल 3 में सबसे पहले जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। कहने का मतलब जो आपका टाइम रिस्पॉन्स है एंड जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें क्या रिलेशनशिप है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में आपका क्या रिलेशनशिप है उसको यहां पे हम लोग देखेंगे एंड इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने वाले हैं। बिकॉज लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस को इस डोमेन एनालिसिस में ले जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास u ऑफ t बराबर 1 है एंड मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ इसका लैप्लास क्या होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सिग्नल है u ऑफ t, हमारा मान लो कि कोई सिग्नल है 1 है, तो जब आप इसका लैप्लास निकालोगे, लैप्लास ऑफ u ऑफ t एंड दैट विल इक्वल टू व्हाट, 1/s। एंड 1/s को आप कैसे लिख सकते हो, 1/j ओमेगा। ठीक है, तो 1/j ओमेगा इज व्हाट, तो 1/j ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मैंने टाइम डोमेन सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या बता रहा है, हमारा रिलेशनशिप को बताएगा। तो आपको यहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी फ्रॉम टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। एंड उसके बाद है हमारा पोलर प्लॉट, बोर्ड प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। तो देखो पोलर प्लॉट में हम लोग बेसिकली एंड जो हमारा बोर्ड प्लॉट है उसमें भी हम लोग बेसिकली गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब गेन मार्जिन आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। गेन मार्जिन इज कैलकुलेटेड एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज मार्जिन इज कैलकुलेटेड एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन कैलकुलेट करके एंड देन हम लोग स्टेबिलिटी को जज करेंगे। तो कहने का मतलब अगर गेन मार्जिन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फेज मार्जिन फ्रीक्वेंसी है, देन हम वहां पे बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके देन हम लोग स्टेबिलिटी को जज करेंगे। तो पोलर प्लॉट में सबसे पहले आपको देखना है कि हम किसी पार्टिकुलर सिस्टम का पहले लैप्लास देखेंगे एंड आफ्टर दैट आपको उसकी मैग्नीट्यूड को देखनी है एंड उसकी फेज को देखनी है एंड उसके बाद आपको किसी पीरियड पे, किसी इंटरवल पे उसकी मैग्नीट्यूड एंड फेज को कंपेयर करना है एंड आफ्टर दैट आप एक पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर पाओगे एंड उस पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने से फिर आप उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। एंड वही चीज हमारा बोर्ड प्लॉट है। बोर्ड प्लॉट में जो हम ग्राफ यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, सेमी लॉग ग्राफ होगा। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बोर्ड प्लॉट की, तो आपको क्या करना है, मार्केट से सेमी लॉग ग्राफ परचेज करके रखना है। यहां पे आप क्या यूज करोगे, सेमी लॉग ग्राफ पेपर। यहां पे आपको क्या यूज करना है, सेमी लॉग ग्राफ पेपर यूज करना है। एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में अगर बोर्ड प्लॉट से सवाल आते हैं, ठीक है, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में बोर्ड प्लॉट से सवाल आते हैं तो आपको सेमी लॉग ग्राफ पेपर दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर सेमी ग्राफ पेपर अगर अवेलेबल ना हो तो आपको नॉर्मल ग्राफ पेपर भी मिल सकता है सवाल को सॉल्व करने के लिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। बट बोर्ड प्लॉट को हम लोग सेमी लॉग ग्राफ पेपर में सॉल्व करते हैं, उसको ग्राफिकल पॉइंट जो है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं सेमी लॉग में।
तो यहाँ भी हम लोग स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्ड प्लॉट एंड पोलर प्लॉट। एंड आफ्टर दैट आपका जो नाइक्विस्ट प्लॉट है ये भी क्या है, हमारा एक फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है स्टेबिलिटी को फाइंड करने का। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक में आपके पास बोर्ड प्लॉट, पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट, ये तीनों प्लॉट आपके किसके हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के हैं। अब देखो नाइक्विस्ट प्लॉट में आपको याद रखना है कि जो हमारा सर्कल है, अगर सर्कल हमारा पॉइंट को इनसर्कल नहीं कर रहा है, मतलब कोई पॉइंट है वो हमारा इनसर्कलमेंट के अंदर नहीं है, तो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल है। अब यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनसर्कलमेंट को देखते हैं। मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो n की वैल्यू आप माइनस लोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो n की वैल्यू प्लस लोगे। एंड n बराबर क्या होगा, n बराबर p माइनस जेड। n बराबर क्या होगा, p माइनस जेड। ठीक है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट में यहाँ पे हम देखने वाले नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट को। एंड p इज व्हाट, p इज नंबर ऑफ पोल्स। एंड z इज व्हाट, तो z हमारा यहाँ पे है कि वह पोल्स, जेड यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नाइक्विस्ट प्लॉट में जो जेड होता है हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन ऑफ एस प्लेन, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। ठीक है, एंड पी क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं एन इक्वल टू पी माइनस जेड पे। अगर हमारा कोई भी पोल्स किसी क्लोज लूप सिस्टम का, अगर कोई भी पोल्स अगर आपका राइट हैंड साइड में नहीं है, मतलब जेड की जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इन चीजों को आपको यहां पे ध्यान रखना है। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। रिलेटिव स्टेबिलिटी यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, गेन एंड फेज मार्जिन। ठीक है, गेन एंड फेज मार्जिन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम, गेन एंड फेज मार्जिन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गेन मार्जिन, फेज मार्जिन दोनों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, किसका, ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम का। ठीक है, तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन चीजों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 4, तो मॉड्यूल 4 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टेबिलिटी के बारे में। एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी एंड ट्रांजिएंट एक्यूरेसी। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो स्टेडी स्टेट एरर को देखने वाले हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांजिएंट एक्यूरेसी को भी देखेंगे। एंड इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे हमारा डिस्टर्बेंस हो गया, रिजेक्शन हो गया, ठीक है, एंड इनसेंसिटिविटी एंड रोबस्टनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद रूट लोकस मेथड ऑफ फीडबैक सिस्टम। एंड इसके बाद कंट्रोलर डिजाइन। यहाँ पे आप कंट्रोलर को भी देखोगे कि पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, मतलब पी क्या है हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीडी क्या हो गया प्रोपोर्शनल प्लस डिफरेंशियल कंट्रोलर, पीआईडी क्या हो गया प्रोपोर्शनल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तीनों को आप इंक्लूड करोगे तो पीआईडी कंट्रोलर हो जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को देखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर को देखेंगे। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, कंपनसेट करने का काम करता है। एरर, अगर कोई एरर आती है उसको कंपनसेट करने का काम करता है। तो कंट्रोलर में हम लोग जनरली इन सब चीजों को स्टडी करेंगे जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर होते हैं। एंड इसमें हम लोग लैग एंड लीड कंट्रोलर को भी देखने वाले हैं। देखो लैग एंड लीड कंपनसेटर, कंपनसेटर क्या है, हमारा एक तरह का कंट्रोलर है। मतलब हमारा लैग कंपनसेशन होगा, लैग कंपनसेटर होगा, उसको हम देखेंगे। एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखेंगे। एंड उसका कर्व भी ड्रॉ करेंगे जो हमारा लैग कंपनसेटर होगा। सिमिलरली जो हमारा लीड कंपनसेटर है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखेंगे। एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एंड आपके सेमेस्टर पॉइंट से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ एनालॉग एंड डिजिटल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोलर, मतलब लैग एंड लीड जो कंपनसेटर होता है उसका एनालॉग एंड डिजिटल एप्लीकेशन क्या है, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 5, उसमें आपका बेसिक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, एंड उसके साथ साथ है स्टेट स्पेस मॉडल। तो देखो स्टेट वेरिएबल्स में हम लोग जनरली बात करेंगे जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स इक्वेशन उसकी,
तो स्टेट वेरिएबल में जो आपका इक्वेशन मिलेगा वो आपका इस टाइप का मिलेगा, ax प्लस बी वाई, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो इसको जब भी आप लिखोगे तो यहां पे देखो एक्स वाई एंड दैट विल इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, एंड यहां पे आप एक्स एंड वाई, मतलब आप इस तरीके से यहां पे इंडिकेट करोगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्टेट वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया। तो यहां पे हम लोग स्टेट वेरिएबल को देखेंगे एंड उसके साथ साथ ही स्टेट स्पेस मॉडल देखेंगे। ठीक है, स्टेट स्पेस मॉडल देखेंगे जो कि आपका x इक्वल टू एक्स बी वाई है एंड y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेट मॉडल हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा आपका वो आपको पता होगा, कि जो ट्रांसफर फंक्शन हमारा होता है क्या होता है, सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। सी क्या हो गया हमारा, जो सी कंपोनेंट होगा वो एस आई माइनस ए, मतलब क्या हो गया हमारा, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट को लिख करके एंड देन आप उसकी इनवर्स को फाइंड आउट करके ये मैट्रिक्स फाइंड करोगे एंड उसको फिर बी कंपोनेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे एंड इसके बाद जो आपका कंपोनेंट आएगा दैट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन। तो स्टेडी स्पेस इक्वेशन के हेल्प से आप ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन चीजों को हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं एंड इसके साथ साथ आप यहां पे स्टेडी स्टेट मैट्रिक्स को भी लिख सकते हो, स्टेडी स्टेट एरर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वही चीज यहां पे डायगोनलाइजेशन ऑफ स्टेट मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, एंड उसके साथ साथ हम लोग आइगन वैल्यू को देखेंगे। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। आइगन वैल्यूज क्या होती है, तो आइगन वैल्यूज अगर आपको कैलकुलेट करना होता है तो अगर 2x2 मैट्रिक्स होता है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं तो उसको जब आप सम कर दोगे दैट विल बी इक्विवेलेंट, दैट विल इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड दैट विल इक्वल टू द आइगन वैल्यूज। एंड उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी के बारे में भी देखना है, उसके साथ साथ आप स्टेबिलिटी को देखोगे। एंड नेक्स्ट जो है आपका कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी को देखेंगे। एंड कंट्रोलेबिलिटी क्या हो, जब सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सिस्टम कंट्रोलेबल है, क्या सिस्टम कंट्रोल करने लायक है या नहीं है। ऐसा ना हो कि हम इनपुट कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं एंड सिस्टम हमारा कंट्रोल ही ना हो। तो कंट्रोलेबिलिटी हमारा बताता है कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं है। अगर सिस्टम कंट्रोलेबल है मतलब कि जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा एंड दैट डिटरमिनेंट हम बताएंगे कि वैल्यू क्या होती है व्हेन वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड दैट विल इक्वल टू 0, देन हमारा सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल है, अदरवाइज कंट्रोलेबल नहीं है। तो कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, क्या सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, क्या उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, एंड दैट विल शोज द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ ए टॉपिक। उसके बाद क्या है हमारा पोल प्लेसमेंट बाय स्टेट फीडबैक एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस इक्वेशन स्टेट स्पेस मेथड ऑफ लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। मतलब जो हमारा लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है उसको हम स्टेट स्पेस रिस्पॉन्स पे कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इन सारी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 1 by 1 एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, कि किस टॉपिक को किस ऑर्डर में पढ़ना है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।